हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भौतिकी के चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम लोग 30 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पहले हम लोग जान लेते हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र है जो एक अत्यंत ही सुग्राही और मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय है, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि मानव नेत्र जो है वो प्राकृतिक द्वारा हम लोगों को दिया गया एक प्रकाशीय यंत्र है, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसके कलर को पहचान पाते हैं कि वो किस रंग का है, वो किस रंग का है। और यहाँ पे कह रहा है कि रंग बिरंगा संसार, यानी कि रंगों के बारे में पढ़ना है। इसमें वर्ण विक्षेपण, परिकीर्णन, ये सब के बारे में पढ़ना है, इंद्रधनुष के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर के पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में है, कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो भी वस्तु देखते हैं, जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, तो उसका प्रतिबिंब हम लोगों के आँख के किस भाग पे बनता है, यही पूछ रहा है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पे बनता है। क्या? रेटिना, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नेत्र के किस भाग पे बनता है, तो दृष्टि पटल पे या रेटिना पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। जो हमारी आँख के रेटिना है, जिसपे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो कह रहा है कि कैमरा जिससे फोटो खींचा जाता है, तो वो कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है आँख का रेटिना। तो वो कैमरा का एक भाग होता है, उस फिल्म होता है। तो रेटिना है, हमारी आँख की जो रेटिना है वो कैमरे के फिल्म की तरह काम करता है। यानी कि रेटिना पे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारे आँख में, तो कैमरा में भी जब फोटो खींचा जाता है तो फिल्म पे उसका, जिसका हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, उसका प्रतिबिंब कैमरा के फिल्म पे बनता है। तो रेटिना कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है, तो फिल्म की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। 3 में है, आँख के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। जो जैसे कि हम लोग तेज प्रकाश में जाते हैं तो थोड़ा सा आँख चकाचौंध हो जाता है, और कम प्रकाश में जाते हैं, तेज प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं तो दिखाई कम देता है। तो ये जो है प्रकाश की मात्रा को आँख के कौन सा भाग नियंत्रित करता है। यानी कि कम प्रकाश जाए आँख में, या ज़्यादा प्रकाश की जब ज़रूरत होती है तो ज़्यादा, तो ये प्रकाश की मात्रा को आँख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो पुतली यानी कि उसको पुपिल भी बोला जाता है। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी कि नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है। तो फ्रेंड्स, नेत्र का जो एक भाग होता है जिसका नाम हुआ है परितारिका, तो वो रंगीन होता है। परितारिका को हम लोग इंग्लिश में आइरिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे परितारिका नहीं ऑप्शन में है, उसका इंग्लिश वर्जन है तो आइरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आइरिस। आइरिस जो होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी कि मानव नेत्र, यानी कि हम लोग के आँख जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है किसी वस्तु का, वो कैसा होता है। तो मानव नेत्र द्वारा रेटिना में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा होता है। तो आप लोग कहिए कि वास्तविक होता है तो ये ठीक है, लेकिन उल्टा होता है तो हम लोग को उल्टा क्यों, सीधा क्यों दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, प्रतिबिंब रेटिना पे उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क है जो उसको सीधा करके देखता है, और छोटा बनता है, उसको हमारा मस्तिष्क जिस साइज का वस्तु रहता है उस साइज का कन्वर्ट करके देखता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्वस्थ नेत्र के निकटतम बिंदु कितना होता है। यानी कि एक स्वस्थ आँख है जिसमें कोई भी दोष नहीं हो, तो उसका निकटतम बिंदु कितना होता है। यानी कि निकटतम बिंदु मतलब सबसे कम, उससे हम और निकट करेंगे तो वहाँ पे रेखा वस्तु हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगी। तो निकटतम बिंदु पूछ रहा है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इससे हम लोग कम करेंगे तो वहाँ पे रखी वस्तु हम लोग को नहीं दिखाई देगा। जैसे 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी है तो उसको एक स्वस्थ नेत्र जिसका आँख अच्छा होगा वो देख लेगा, लेकिन उससे कम किया जाएगा उसको। जैसे ही 22, 23, 20 या 15 पे किया जाएगा तो उसको अच्छा मतलब जो ठीक आँख है जिसमें कोई दोष भी नहीं है, तो उतना 25 सेंटीमीटर से कम पर रखी वस्तु को एक स्वस्थ नेत्र भी नहीं देख सकता है। तो इसलिए मानव नेत्र का निकटतम बिंदु या एक स्वस्थ नेत्र का, या ऐसे भी पूछ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि का निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिकतम दूरी यानी कि अधिक से अधिक कितनी दूरी को कोई नेत्र यानी कि स्वस्थ नेत्र, कोई एक होता है कि जिसको कोई रोग से ग्रसित होता है दूरदृष्टि से निकट दृष्टि, तो वैसा नेत्र नहीं, एक स्वस्थ नेत्र के बारे में बोल रहा है। तो एक स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी होती है जो अनंत होती है, यानी कि वो एक स्वस्थ नेत्र अनंत तक देख सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है। यानी कि नेत्र का वह गुण जिसके कारण भिन्न भिन्न दूरी यानी कि नज़दीक दूर में रखी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। आँख हमारी जो फोकस दूरी को कम करके ज़्यादा करके देख सकती है, तो वो किसके कारण करती है? हमारी आँख जो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा घटा सकती है, वो किसके कारण? तो समंजन क्षमता के कारण ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन रहेगा, उसका सेम ही आंसर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन डाल दी हूँ कि इस तरह से भी पूछा जाता है। तो ही जो पहले वाला क्वेश्चन में जो कह रहा था कि जो नेत्र लेंस होती है अपनी फोकस दूरी को अपने आप बदलती है आवश्यकता के अनुसार, तो वो किसके कारण बदलती है? आँख की कौन सी क्षमता के कारण बदलती है? तो समंजन क्षमता के कारण हमारी नेत्र की जो लेंस होती है वो फोकस दूरी को अपने आप बदलते रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस को ही नेत्र बोलते हैं, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? तो हमारी आँख का एक भाग होता है सिलियरी पेशियाँ, तो उसी के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिलियरी पेशियाँ ऑप्शन में नहीं है, तो सिलियरी पेशियाँ को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो पचमावी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पचमावी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पचमावी के द्वारा। ऐसे किसी में सिलियरी पेशियाँ डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा तो सिलियरी पेशियाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारी नेत्र की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सिलियरी पेशियाँ के द्वारा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कैमरे में जो काम डायाफ्राम करता है आँख में वही काम करता है। कैमरा का एक भाग होता है डायाफ्राम, तो कह रहा है कि कैमरे में जो काम डायाफ्राम करता है वह आँख की कौन सी भाग वही काम करती है जो कैमरे में डायाफ्राम करता है? तो वो करती है पुतली। क्या करती है? पुतली है जो आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, वही काम डायाफ्राम कैमरा में करता है, वो कैमरे में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में है विभिन्न दूरियों पर
कि वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। फ्रेंड्स, इससे पहले प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 10 में कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है, तो उसका आंसर क्या था? सिलियरी पेशियाँ। तो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा कर दिया हुआ है कि विभिन्न दूरी पे वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो सिलियरी पेशियाँ है जो नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्मंजन क्षमता, यानी कि सिलियरी पेशियाँ के द्वारा हमारी आँख के लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। इसी क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या? तो स्मंजन क्षमता भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है आँख व्यवहार करता है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण की तरह, बी में समतल दर्पण की तरह, सी में है उत्तल लेंस की तरह और डी में है अवतल लेंस की तरह। तो फ्रेंड्स, हमारी आँख है जो एक लेंस की तरह व्यवहार करती है। और किस लेंस की तरह? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 14 में है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? हमारे नेत्र में जो प्रकाश से प्रवेश करती है उस प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किस आँख के किस भाग पे होता है? तो वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। यहाँ पे देखिए बाहरी लिखा गया है, यहाँ पे बाहरी होगा। तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फ्रेंड्स, हमारी आँख में मुख्यतः 4 प्रकार की दृष्टि दोष पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुकता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फ्रेंड्स, जब हमारी नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है तो हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँख के रेटिना पे नहीं बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो उस स्थिति में हमें नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो जब हम लोग नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं और दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो आँख के इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? जौन सा दृष्टि दोष होता है उसमें ये नहीं समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। जौन सा दृष्टि दोष होता है वहाँ की वस्तु दिखाई देती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु हमें दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे कह रहा है फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी कि कम हो जाने से रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है जिससे हम लोगों को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो फ्रेंड्स, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब कब बनेगा? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो वो वस्तु रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो पीछे बन रहा है यानी कि दूर की वस्तु हम लोगों को दिखाई दे रही है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। तो जब दूर की वस्तु दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। जौन सा दृष्टि दोष होगा वहाँ की वस्तु हम लोगों को दिखाई देगी। तो जैसे यहाँ की दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में है नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कौन सा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या दूर दृष्टि को, जरा दृष्टि को, अबिंदुकता को। तो ये चारों में से किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 में है दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तो उसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताई थी कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19 में है अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाती है वो अपने लेंस में अपने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स, अबिंदुकता से ग्रसित व्यक्ति अपने चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करता है। बेलनाकार लेंस को यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अबिंदुकता क्या होता है? तो अबिंदुकता जिस व्यक्ति को हो जाता है वो व्यक्ति हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अंतर नहीं पहचान पाता, उसमें वो कंफ्यूज होता है, यानी कि क्षैतिज और उदर स्तंभ में वो अंतर नहीं पहचान पाता है, उसी को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। तो अबिंदुकता के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो मतलब जिस व्यक्ति जौन सा दृष्टि दोष से ग्रसित होता है वहाँ की वस्तु को वो देख पाता है। जैसे कि वो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है तो दूर की वस्तु को देख पाएगा, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाएगा। और निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो वो निकट की वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख रहा है यानी कि वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है नेत्र की स्मंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, यानी कि नेत्र की हमारी जो समंजन क्षमता है, यानी कि जिससे हम लोग अपनी आँख के नेत्र की फोकस दूरी को बढ़ा घटा सकते हैं, तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जो कि अधिकतर बूढ़े लोगों में होता है। उम्र बढ़ जाता है तो नेत्र की समंजन क्षमता है जो घट जाती है। तो उस नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया है उसको किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखता है? चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति, या ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में खड़ा व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में व्यक्ति खड़ा हो या चंद्रमा में खड़ा हो, तो वहाँ पे खड़ा व्यक्ति को आकाश जो दिखता है वो कैसा दिखता है? काला। लेकिन हम लोग को आकाश कैसा दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन चंद्रमा पर या अंतरिक्ष पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। कैसे काला क्यों दिखता है? क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है जिससे कि वहाँ प्रकाश का जो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिससे किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो वहाँ से आकाश से कैसी दिखती है? तो काला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश होता है जो 7 रंगों से बना होता है। 7 रंग है इसका: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है बैजानी पिनाहला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, बी से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। इसको इंग्लिश में हम लोग विबग्योर भी कहते हैं। तो आप लोग विबग्योर का देखिए, मैं लिख देती हूँ VIVGYOR। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पेन में तब ख़राब हो गया है तो हाथ से लिख रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ सरवड़ लिखा रहा है। तो आप लोग इसे अक्षर पे ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे मत दीजिएगा, क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूँ मोबाइल पे, तो अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है। तो इसे V से हो जाएगा क्या? वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से हो जाएगा रेड। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो 7 रंगों से। ये विबग्योर आप याद रखिएगा, और हिंदी में बैजानी पिनाला। तो आप लोगों को पूरा 7 रंग अच्छे से याद रह जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को 4 दृष्टि दोष बताई हूँ: दीर्घ, निकट, जरा और अबिंदुकता। इसके अलावा भी होता है, तो उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, जिसमें होता है जो आँख के नेत्र यानी कि क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, आँख के नेत्र का लेंस जो होता है वो कैसा हो जाता है? धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है? तो मोतियाबिंद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका क्या परिकिरण सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा उसका परिकिरण सबसे कम होता है और विक्षेपण भी सबसे कम होता है। स्पेक्ट्रम के वर्ण पट्टी में सबसे नीचे रहता है कौन, तो लाल रंग। क्यों, तो क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैंगनी का। सबसे अधिक होता है किसका, तो लाल रंग का। तो यहाँ अधिक पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर 27 में है प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद से श्वेत प्रकाश भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है। जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है 7 रंग में। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने अवयवी रंग यानी कि 7 रंग में वो जो मैं बताई हूँ विबग्योर, बैजानी, पिलाना, वो सभी रंगों में वो विभक्त हो जाती है श्वेत प्रकाश। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। मैं यहाँ पे है मैंने एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म होता है जो 5 सतह से घिरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है तरंगदैर्घ्य सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य जो है वो समानतः किस में व्यक्त किया जाता है, उसका यूनिट क्या है। तो फ्रेंड तरंगदैर्घ्य जो एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स जिसका भी तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा उसका विचलन कम होगा। तरंगदैर्घ्य और उसका विचलन एक दूसरे का अपोजिट होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा उसका विचलन अधिक होगा। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। तो सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, तो लाल रंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न नहीं था क्योंकि इसमें अभी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बाकी हैं, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। उसमें भी कम से कम लगभग 30 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो भी 30 क्वेश्चन बताए हूँ वो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। वो मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पर। फ्रेंड्स आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा।